अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, मुल्क में अभी जो सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है वो आप सबके सामने है। पीटीआई की जानिब से मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया गया, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत ये कहती है कि हमने कोई इजाज़त नहीं दी है और जो भी एहतजाज में शरीक होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी जानिब हुकूमत का ये भी मौक़िफ़ है कि नेक्टा की जानिब से कुछ थ्रेट अलर्ट भी जारी किए गए हैं और तमाम रास्ते इस वक्त जो हैं इस्लामाबाद की जानिब जो जाते हैं वो बंद कर दिए गए। तो क्या हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो ये डेडलॉक है वो मुल्क की जो सिचुएशन है वो हमें कहाँ पे लीड करने वाला है, इन तमाम तर चीज़ों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, जो अभी सूरत हाल मुल्क में बन चुकी है, एक जानिब हुकूमत ये कहती है कि किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे, तजावीज़ हुकूमत ने पेश की लेकिन पीटीआई ने मुस्तरद कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि सिचुएशन हमें कहाँ पे लीड कर रही है अभी? देखिए, इस्लामाबाद तो टोटल, बल्कि इस्लामाबाद नहीं, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में बहुत से इलाके, खैबर पख्तूनख्वा से तो इतलात यहाँ पे ज़्यादा नहीं आ रही, लेकिन पंजाब और बाकी जो मकामात हैं तकरीबन तमाम रस्ते इस्लामाबाद में आ भी नहीं सकते और इस्लामाबाद से बाहर जा भी नहीं सकते। और कंटेनर्स तकरीबन तमाम बड़ी शाहराहें बंद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, यानी इस्लामाबाद के में दाखिल होने के तमाम ही रास्ते बंद हैं। और मार्केट्स, दुकानें, ये भी कहा जा रहा है कि जी इंटरनेट शायद बंद हो जाए किसी भी वक्त। मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से इतलात आ रही हैं, पंजाब में, सिंध में, कि जी तैयारी हो रही है वहाँ पे कल यहाँ पहुँचना है बाहर सूरत, लेकिन वो क्या पहुँच पाएंगे, क्या इज्तिमा होगा, क्या तसादुम होगा, अगर रोका गया तो रास्ते में धरने दे दिए जाएंगे, वो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले। और अभी तक एक मुकम्मल जो है वो डेडलॉक भी है और आप ये समझें कि तलखी अरूज पे भी हैं। और अब मेरा ख्याल है कि वक्त भी नहीं है इस बात का, क्योंकि कुछ काफ़िले जो हैं वो चल पड़े हैं सिंध से। तो उनका कहना ये है, अली मादिल शेख साहब की तरफ से कहा गया है कि उनके काफ़िलों के ऊपर उनको रोकने की कोशिश हुई है और झड़पें हुई हैं। तो मुख्तलिफ इतलात हैं, लेकिन असल बात यह है कि यहाँ तक क्या वो पहुँच पाते हैं इस्लामाबाद तक या नहीं, या उससे पहले किसी किस्म की बातचीत होती है इंतज़ामिया के साथ, हुकूमत के साथ, रियासती इदारों के साथ, ये अब देखना है। और एक बहुत बड़ा यहाँ पे आप समझें कि यानी स्टैंड स्टिल है पूरा मुल्क। और उसके साथ ही ये भी इतलात हैं जो नेक्टा की तरफ से कि जी अफ़गानिस्तान से जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्द दाखिल हुए हैं पिछले चंद दिनों में और अटैक्स हो सकते हैं मुख्तलिफ़ शहरों में भी, इस्लामाबाद में भी। तो ये वो भी उनकी तरफ से वार्निंग आई है। और पिछले 10-12 दिन 15 दिन जो है उसमें बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि हम बाहर सूरत हर हाल में हम निकलेंगे और हम इस्लामाबाद जाएंगे। तो यहाँ एक बड़े तसादुम की बहुत जिसमें नुकसान हो सकता है सबका, मुल्क का भी और इंसानी जान, अल्लाह ना करे कोई ऐसा नुकसान हो या लोगों का माल या बाकी मामला, लेकिन तलखियाँ अरूज पे हैं। अच्छा, इस पूरी सूरत हाल में मेरे साथ कल आदिल नजम साहब थे, जिनके साथ एक तवील नशिस्त हुई। तवील नशिस्त इस तरह से हुई कि जो जिन्होंने यूट्यूब पे देखा उन्होंने तो पूरा देख लिया, लेकिन वैसे वो 35-40 मिनट के अंदर ज़ाहिर है कि टीवी पे भी जा रहा था। बहुत सी शख्सियात जो उसको यूट्यूब पे देखते हैं तो वो समझते हैं कि यूट्यूब पे वो पहले टीवी पे जा रहा होता है, तो टीवी पे वो 30-35 मिनट का प्रोग्राम, फिर उसको हमने खींचा थोड़ा सा उसको डिस्कशन को। तो उसमें उनसे भी बात हो रही थी कि ये जो टर्मोइल है या ये जो केओस है या ये जो बेचैनगी और बहुत ज़्यादा हिजान और बहरान है, ये क्या पूरी दुनिया में है, ये पाकिस्तान में है, लेकिन इसमें जो है ये बढ़ते जा रहे हैं और इनका कोई इनका कोई कल्मिनेशन कहाँ होगा, ये ख़त्म कहाँ होंगे। यानी पाकिस्तान में अब जो सूरत हाल इस वक्त है, तो ये इसका एंड गेम क्या है, आखिर में क्या होगा जाके, मतलब लोग टकरा जाएंगे आपस में, नुकसान होगा मुल्क में, क्या होगा। तो मतलब ये बात जो है अभी तक ये बहुत ज़्यादा शदीद परेशानी का सबब है कि अगर ये मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल नहीं होते तो फिर ये किस तरफ जाएंगे।
और यही हालात जो हैं ये हमें पूरी दुनिया में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मैंने पिछले कई दिनों से मैं एक बात, बल्कि काफ़ी महीनों से मैं एक बात करता आया हूँ, और मैं ज़ाहिर है कि अपना एक नुक्ता नज़र रखता हूँ कि शायद हम लोग जो हैं वो किसी क्या एक बड़ी आलमी जंग इस वक्त छिड़ी हुई है, और उसके मुख्तलिफ फ्रंट्स हैं, जिसमें इंटरनल केओस भी है और जिसमें एक्सटर्नल केओस भी है, और उसमें जो है वो ये तमाम जो है एक मुख्तलिफ फ्रंट्स हैं, और उसमें मुल्कों के अंदर बेचैनी और ये सारा। तो आज स्काई न्यूज़ ने ये सवाल उठाया है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर, दी आलमी जंग का की बहस दुनिया में क्यों हो रही है। नहीं, तमाम दुनिया में ये बहस है, और मैं ये समझता हूँ काफ़ी अरसे से, गुज़रे कई सालों से, कि एक बड़ी जो है वो एक बड़ी जंग है जिसके बहुत सारे महाज खुल चुके हैं। तो आज स्काई न्यूज़ ने बात छेड़ी है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 का क्यों डिस्कशन हो रहा है पूरी दुनिया में। और उसके साथ ही जो ग्लोबल टाइम्स ने कुछ अर्सा पहले का है, ये अगर 15 स्लाइड हम दिखाएं तो ग्लोबल टाइम्स ने चाइना से ये बात की थी कि इज़ वर्ल्ड वॉर 3 इनएविटेबल, क्या क्या हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं उस जगह तक जहां वर्ल्ड वॉर 3 हो। और फॉक्स न्यूज़ ये कह रहा है कि ट्रंप अलाइज, 17वीं स्लाइड अगर हम देखें, कि ट्रंप के जो इत्तेहादी हैं वो बाइडन को वार्न कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ आप चले जाएंगे अगर आपने यूक्रेन को इजाज़त दे दी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की, जो कि इजाज़त दे दी, उसके बाद इजाज़त दे दी बाइडन ने। और एबीसी न्यूज़ ये कह रहा है कि क्रेमलिन ने वार्न किया अमेरिका को कि वर्ल्ड वॉर 3, 16 स्लाइड, ये तीसरी आलमी जंग होगी अगर वेपन्स जो हैं वो अमेरिका के वेपन्स, तैयार करदा वेपन्स रशिया में आके गिरे, और वो गिर चुके हैं। अच्छा, अब ये जो बात है सारी, ये एक वॉशिंगटन पोस्ट ने ये बात की कि स्टॉपिंग पुतिन इन यूक्रेन, अगर यूक्रेन में रोका गया तो रोक दिया गया यूक्रेन में, तो जो है वो तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ता हुआ रास्ता शायद रुक सके, जो कि नहीं रोका जा सका पुतिन को। तो ये सारी जो बात हो रही है, मतलब मैं जो एक बात कह रहा हूँ कि काफ़ी अरसे से, कि ये शायद ही वही दौर है जिस वक्त हम यहाँ हिंदुस्तान में या जो पाकिस्तान में अब है, वहाँ पर हम यहाँ बैठ के उस वक्त ये सोचते होंगे कि अच्छा यार कोई बड़ी जंग छिड़ गई है। और ये बात भी हम जहन में रखें कि जब यहाँ पे जो पाकिस्तान या हिंदुस्तान में उस वक्त तो ज़ाहिर आज़ादी नहीं थी, दूसरी जंग अजीम जब चल रही थी, तो यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो पहले ऑटोमन एम्पायर के साथ थे ज़ाहिर है, और उसके नतीजे में यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट या तहरीक खिलाफत चली थी। ऑटोमन एम्पायर तहरीक जो सल्तनत उस्मानिया के साथ मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली, उनकी चली थी पहली जंग अजीम, और उसके बाद और दूसरी जंग अजीम जब आई है तो यहाँ के जो मुसलमान थे या यहाँ के जितने भी रहने वाले थे वो जर्मनी के साथ थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि बरतानिया जर्मनी से लड़ रहा था, तो यहाँ के रहने वाले जर्मनी के लिए दुआएं करते थे, और उस ज़माने में अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल होने शुरू हो गए थे, जिनमें से एक होता था कि जर्मन सिल्वर के बर्तन हैं, यानी बर्तन जो अच्छे किस्म के होते थे उनका नाम ही जर्मन सिल्वर पड़ गया था। अच्छा, एनीवे, तो अब वहाँ जो सूरत हाल डेवलप हो रही है पूरी दुनिया, उसमें ये पाकिस्तान का जो इंतशार है, खिलफिशार, इस वक्त ये खुद पैदा हुआ है और ये रोका नहीं जा रहा, इसको ये रुक नहीं पा रहा। ना इसको सियासी अंदाज में रोका जा सकता है, ना इसको अब ये अदारे क्या अब आपस में या अवाम के सामने या किस तरह से आएंगे, पुलिस केपी से, मतलब एक बहुत हिजानी कैफियत है इस वक्त पूरे मुल्क में, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मैं इसको मैन मेड क्राइसिस कहता हूँ यहाँ पर भी, और बाकी भी कई दुनिया में जो हालात ख़राब हैं वो मैन मेड क्राइसिस ही है, जो कि एक्सकेलेट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अच्छा, अब इसमें जो एक पिछले 24 घंटों में, ये तो एक मजमूई बात जो है वो काफ़ी दिनों से हुई, और वो उसी तरह से अब वो डिस्कशन में आ गई है कि क्या ये तीसरी आलमी जंग है। क्योंकि जो अगर यूक्रेन से हम शुरू करें इस बात को, कि 24 घंटों में ये हुआ है कि जो उनके सज्जाई कैराकेव हैं,
अगर हम फर्स्ट स्लाइड को दिखाएं तो उन्होंने कहा है कि उनकी जो मिसाइल्स हैं ऑरिशिंक मिसाइल्स वो तमाम यूरोप को हिट कर सकते हैं, तमाम यूरोप को। और उन्होंने कहा है कि इसकी सीरियल प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो गई है और मॉस्को ऑलरेडी जो है वो 25% कोराखोफ का इलाका या जिसको कर्ज कहते हैं वहाँ पे वो आ चुका है। अच्छा, यानी वो जो हैं वो, और ये 40% वापस यूक्रेन से छीन लिया है, इसको राइटर्स भी कंफर्म कर रहा है। राइटर्स को थर्ड स्लाइड से कोट कर देते हैं हम। यानी इसका मतलब ये हुआ, और उसके साथ ही 50,000 जो इंडिपेंडेंट बरतानिया से खबर दे रहे हैं कि 50,000 जो रशियन ट्रूप्स हैं वो पहुंच गई हैं, और लेकिन वो पहुंचने के बाद जो है वो अब उनकी तादाद जो है वो शायद 60,000 के करीब हो गई है। अच्छा, अब इसमें यहाँ जो इशू है सारा वो ये है कि इस पूरे किस्से में एक मज़ीद जो किरदार है, यानी किरदार उसको कहा तो किरदार ही जाता है लेकिन किसी आदमी का नाम नहीं है, उसको आदमी ना समझें, वो एक जनरल हैं। लेकिन उन जनरल के का जिक्र करने से पहले मैं ज़रा BBC की अगर सेकंड स्लाइड देखें तो हम ये यूक्रेन और कीव का वेदर देखें, और उनका जो मौसम है आज वो 0 से और तमाम हफ्ता जो है वो -6 तक उनका टेम्परेचर चला जाएगा। और ये जो -6 है उनका, ये बहुत ज़्यादा, आप समझें कि ये जो है ये इसमें सर्दी भी है, बर्फ़ भी है, इसमें दलदलें, मर्ड, ये बहुत ज़्यादा वहाँ का जो मौसम है ये ख़राब होता है। और ये जो मौसम ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसको तारीख़ में जनरल विंटर या जनरल फ्रॉस्ट या जनरल मर्ड, ये जिक्र मैंने पहले भी किया कि सर्दी का जब मौसम आता है तो वो रशिया को सूट करता है। रशिया जिस भी इन दूसरी फौज से लड़ रहा होता है, सर्दियां आ जाती हैं तो तारीखी तौर पे रशिया को उसका फ़ायदा होता है। और सबसे पहले ये हुआ था जब रशिया की 18वीं सदी के आगाज़ में उनकी स्वीडन से जंग हुई थी, और स्वीडन के जो शाहचाज थे उन्होंने 1707 में अटैक कर दिया, रशिया को इन्वेड किया। और 1709 में, यानी दरमियान में जब वो पहुंचे आगे भरपूर कुव्वत के साथ, तो अचानक ये हुआ कि वहाँ पर जिसको कहते हैं ग्रेट फ्रॉस्ट ऑफ यूरोप, वो ग्रेट फ्रॉस्ट ऑफ यूरोप जो है उसने वहाँ पर चारों तरफ से पूरे यूरोप को तकरीबन उसने घेर लिया। तो एक तारीखी धुंध जो है वो यूरोप में आई, और उसका ये नतीजा निकला कि पोल्तावा में स्वीडन को शिकस्त हो गई, और स्वीडन की जो है वो 35,000 फौज वहाँ फंस गई, 35,000 फौज वहाँ मारी गई। ये हुआ पहली दफ़ा जो जनरल फ्रॉस्ट, यानी जनरल फ्रॉस्ट का मतलब ये है कि जो सर्दियाँ हैं वो उसकी अलाय बन जाती हैं रशिया की जब सर्दियों में जंग होती है। अच्छा, इसी तरह से फिर तकरीबन 100 साल के बाद नेपोलियन बोनापार्ट, ये पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ लेकिन अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दोबारा वही सिलसिला शुरू हो रहा है तो हम उसको रिकॉल करते हैं। फिर ये हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट जो हैं वो 6,10,000 फौज के साथ जो है वो हमलावर हुए जो है वो रशिया पे, और रशिया पे जब हमलावर हो गए तो ये हुआ के साथ जनरल फ्रॉस्ट आ गए दोबारा। अच्छा, वो रशिया जाते जाते जो है वो ये हुआ कि 6,10,000 फौज में से 1,00,000 फौज उनकी बच गई और वापस से लौटी, तो 4-5 लाख फौज मारी गई नेपोलियन बोनापार्ट की। और फिर आखिरी दफ़ा ये हुआ कि ये 1941 में जो हिटलर की फौज, जर्मन्स ने जब अपना ईस्टर्न फ्रंट खोला तो हिटलर जर्मनी की जो शिकस्त की सबसे बड़ी वजूहात हैं, बड़ी वजूहात उनमें से एक ये थी कि उसने सोवियत यूनियन के साथ जो है वो जंग छेड़ दी। और ये हुआ कि उस वक्त भी ऑपरेशन बारबाडोस जिसको कहते हैं, तो उस वक्त ये हुआ कि वो मॉस्को से जाने से पहले जर्मन्स ने यूक्रेन पे कब्ज़ा किया, और फिर प्लान था कि मॉस्को जाएं और वहाँ पर फिर जनरल फ्रॉस्ट आ गया मदद को, यानी मौसम सरमा, यानी ये जो सर्दियों का मौसम है। और उसमें ये हुआ कि जर्मन्स फंस गए और बुरी तरह से हिटलर की फ़ौजों को यहाँ से शिकस्त हुई, और वो उससे जो है वो
बच नहीं सके। और फिर इसी दौरान ज़ाहिर है बाकी कुव्वतें भी आ गई, अलाइज भी आ गए। तो अगर वो ईस्टर्न फ्रंट ना खुलता और जनरल फ्रॉस्ट मदद के लिए ना आता मॉस्को की, यानी ये मौसम, तो शायद तारीख किसी और तरफ चली जाती। अच्छा, अब ये है कि अब फिर दोबारा सर्दियां शुरू हो गई हैं। ठीक है, मैं यूक्रेन का मौसम इसलिए बता रहा हूं कि यूक्रेन जो भी मॉस्को की तरफ इन्वेट करता है तो उसको फेवर मिलती है सर्दियों से। कई कई हमने देखी जंगें ऐसी, आपको शायद याद हो लोगों को कि यहाँ पर भी जब अफगानिस्तान में तालिबान की अमेरिका से जंग हो रही थी तो सर्दियाँ आती थी तो जंग रुक जाती थी। और फिर ये होता था कि स्प्रिंग ऑफेंसिव का नाम आता था कि जी मौसम में बहार होगी तो स्प्रिंग ऑफेंसिव, तालिबान भरपूर हमला करेंगे, लेकिन सर्दियों में उन्होंने जंग रोक दी है। तो यहाँ वहाँ पर यह है कि वहाँ पर भी सर्दियों में जंग जब होती है तो उसका यूक्रेन कोशिश करेगा रोकने की, लेकिन रशिया उसमें जो है वो यूक्रेन को, जैसे रशिया ने इससे पहले जर्मन्स को या फ्रेंच को या स्वीडिश फौजों पे अटैक्स किए, तो रशिया इसमें अटैक्स अपने बढ़ाएगा। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि अब एक टर्मोइल खड़ा हो गया, और ये टर्मोइल जो है जिसमें ये वर्ल्ड वॉर का जिक्र आ रहा है, इसमें एक इंटरेस्टिंग अपॉइंटमेंट आज जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी टीम में की है, और वो की है सेक्रेटरी खजाना की, और वो स्कॉट बेसेंट। अच्छा, स्कॉट बेसेंट को उन्होंने ट्रेजरी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी खजाना कह लें, या जो भी, उन्होंने मालियाती अमूर का उनको निगरान बना दिया है। ये बिलियनियर हैं, और ये जो है ये वॉल स्ट्रीट जर्नल पे ये बहुत पॉपुलर हैं, इनको बहुत लोग जानते हैं, पसंद करते हैं, बिलियनर हैं, बहुत पैसा है इनके पास। तो ये सारा जो स्टॉक्स में और बाकी जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स, और ये वो बड़े अमीर कबीर आदमी है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे है, और प्रॉब्लम जो है वो ये है कि ये एक मशहूर ज़माना अमेरिकन, हंगेरियन बॉर्न अमेरिकन है, और वो अमेरिका में आए, और उससे पहले जो है वो यानी बाकायदा ब्रिटेन के अंदर उनको इस लिहाज से शोहरत मिली कि उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड को ही गिरा दिया था, और एक महीने में $1.5 अरब कमा लिए थे। उनका नाम है जॉर्ज सोरस। अब जॉर्ज सोरस जो हैं उनको कई लोग डीप स्टेट कहते हैं, कई लोग उनको मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं। उनकी जो ओपन सोसाइटी है उसको उन्होंने $42 बिलियन दिए थे कुछ अर्से पहले, और उनका बेटा एलेक्स जो है, एलेक्स सोरस के नाम उन्होंने उसको अपनी पूरी फाउंडेशन दे दी थी। अब ये जो साहब जिनको पूरे खजाने का इंचार्ज बनाया है, ये जॉर्ज सोरस के वो दोस्त हैं जिन्होंने, जब ये ब्लैक वेडनेसडे हुआ था जिसमें पूरा बैंक ऑफ इंग्लैंड क्रैश कर गया था 90 की दिहाई में, उसमें जो सबसे अहम रोल था वो इनका था, जो कि अब अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं। यानी जॉर्ज सोरस जो हैं, जिनके बारे में ये अंदाज़ा लोग कहते हैं कि वो डीप स्टेट और मुख्तलिफ, ज़ाहिर है उनको नामों से पुकारते हैं, वो पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, वो डेमोक्रेट्स की तरफ थे। और जो इलॉन मस्क हैं, वो जॉर्ज सोरस का बेटा जो है एलेक्स सोरस के, जो कि अब इंचार्ज है इस पूरी एम्पायर का, जॉर्ज सोरस की, इलॉन मस्क की उसके साथ नहीं बनती। और लेकिन इलॉन मस्क जो है अब हुकूमत चलाने के लिए एलेक्स से रब्ता करेगा, और एलेक्स के साथ जो है वो मिलके ये आगे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं या जो भी आगे हुकूमत को कैसे चलाना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है। और ये यहाँ पे मैं 10 स्लाइड कोट कर रहा हूँ, फॉर्च्यून को मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। इलॉन मस्क वांट्स टू मीट एलेक्स सोरस टू अंडरस्टैंड हिज गोल्स आफ्टर कंपेयरिंग द बिलियन डैड जॉर्ज टू। अच्छा, एक ज़माने में उसने ये जॉर्ज सोरस को, उनके वालिद को, ये कहा था एक्स मैन जो सीरीज़ आई थी उसका जो विलन है उसके साथ कंपेयर किया था। लेकिन अब जो, और ये भी कहा था इलॉन मस्क ने, अगर मैं 11 स्लाइड दिखाऊँ, उसने कहा था जॉर्ज सोरस हेट्स ह्यूमैनिटी। और उसके बाद जो वहाँ पे उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं मुख्तलिफ एंटी डेफेमेशन के हवाले से, उन्होंने कहा था कि मस्क के जो टैक्स हैं ये बड़े एक्सट्रीमिस्ट को इन्वॉल्व करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन इशू ये है कि अब जॉर्ज सोरस जो हैं, वो जॉर्ज सोरस का जो अपॉइंटी है वो जो है वो बंदा इस नई टीम में आ गया है, जो बड़ी एक हैरान कुन बात है। टेलीग्राफ ने इसको इस तरह से मेंशन किया है
कि स्कॉट बेसेट जो हैं, ये 6 स्लाइड हम दिखाएं, ट्रम्प्स न्यू ट्रेजरी पिक हु मेड फॉर्च्यून हेल्पिंग जॉर्ज सोरस बेट अगेंस्ट पाउंड। ये जो मैंने बात की थी ना कि वो क्रैश हो गया था पाउंड, ये मैं पूरा किस्सा अपने प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ जॉर्ज सोरस के हवाले से। अब जॉर्ज सोरस का बंदा जो है, जो कि उस एक मुकम्मल आप समझें कि इस पूरे सेटअप के अंदर ऑलरेडी सबसे ज्यादा अगर कोई डीप रूट्स रखता है वर्ल्ड वाइड तो जॉर्ज सोरस है। जॉर्ज सोरस के 37 मुल्कों में इसकी ये बाकायदा ओपन सोसाइटी के ऑफिसेज हैं। ये जो है ये मेरा ख्याल है कि 35 साल हो गए ये प्रॉपर ओपन फाउंडेशन जो है इनकी, इनको काम करते हुए, जो कब इनके बेटे के नाम है। और ये जो है ये ओपन सोसाइटी जो है ये जमहूरियतें और मुख्तलिफ फ्री स्पीच और मुख्तलिफ ये कि ह्यूमन राइट्स और ये मुख्तलिफ हवालों से बच्चों के हकूक़, ख़वातीन के हकूक़ ये सामने रखे हुए हैं। लेकिन इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे जॉर्ज सोरस कुछ और करते हैं। ठीक है, हंगरी में इनकी बर्थ हुई थी, अमेरिका में आ गए और वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, अब जॉर्ज सोरस का इसमें ऐड होना, जो ट्रंप की टीम में जॉर्ज सोरस का ऐड होना, और ज़ाहिर है जॉर्ज सोरस अगर ऐड हो रहे हैं और इलॉन मस्क ये कह रहे हैं कि मैं उनसे मुशावरत करूंगा, वो इलॉन मस्क जिन्होंने एक्चुअली सारी ट्रंप टीम को चलाना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहे हैं 7th कि द एक्स सोरस एग्जीक्यूटिव हु इज ट्रंप्स न्यू ऑब्सेशन। अच्छा, अब इशू ये है कि ये जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, ट्रेजरी सेक्रेटरी को लाने का मतलब ये है कि जॉर्ज सोरस एंटर होते हैं इस पूरी टीम में। बहुत सी जो रिपब्लिकन्स हैं वो जॉर्ज सोरस को लाना नहीं चाहते थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जॉर्ज सोरस को की एंट्री नहीं चाहते थे, और इस पोस्ट के लिए भी दूसरे लोग थे कि ये खजाना और चाइना के साथ और टैरिफ्स कैसे लगाने, यूरोप के साथ कैसे करना है, ये तो वो ये कहते थे कि ज़रा जॉर्ज सोरस को हम इसमें ना लाएं, क्योंकि हमने डीप स्टेट से अपने आप को दूर रखना है। जॉर्ज सोरस को इसमें, जॉर्ज सोरस खुद एक बहुत बड़ी, एक आप समझ लें कि एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है। अब जॉर्ज सोरस का बंदा जिस बंदे ने वो ऑपरेट किया था, पूरा जो ऑपरेशन था जिसके नतीजे में बैंक ऑफ इंग्लैंड बड़ी ह्यूमिलिएशन हुई थी कि वो द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड से कहा जाता था, वो अमेरिका का जो है वो ट्रेजरी सेक्रेटरी बन गए। अच्छा, जॉर्ज सोरस जो है वो इंडिया के बारे में ख़ास ख्याल रखता है, पाकिस्तान के बारे में ख़ास ख्याल रखता है, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के बारे में जॉर्ज सोरस के अपने ख्याल हैं और इन्फ्लुएंशियल है। अब यहाँ पर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही ये ऐलान हुआ तो ट्रंप की टीम के कई लोगों ने जो जॉर्ज सोरस के खिलाफ बात कर रहे थे, उन्होंने जॉर्ज सोरस से रब्ता किया और वो जॉर्ज सोरस के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने जा रहे हैं। उनमें सबसे पहले तो इलॉन मस्क हैं, जिन्होंने कहा कि मैं जॉर्ज सोरस के बेटे से, यानी ओपन सोसाइटी के बंदे से मिलकर पूछूंगा कि मुल्क को कैसे चलाना है, दुनिया को कैसे चलाना है। तो एक तरह से जॉर्ज सोरस फिर एंटर करके और हावी आ गए हैं, और मेरे ख्याल से जेडी वैंस की भी उनसे शायद मुलाकात थोड़े दिनों में होगी जॉर्ज सोरस से, और बाकी जो तुलसी गैबत हैं वो भी शायद मिलने जा रही हैं उनसे। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि जॉर्ज सोरस जो हैं वो अपना बंदा घुसाने में कामयाब हो गए हैं ट्रंप टीम में। वो जॉर्ज सोरस जो इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बुरा कहते थे और वो बुरा कहते थे, और वो उन्होंने कहा कि ये तो खत्म हो गया, ये डेमोक्रेट को छोड़ो, बाइडेन बिल्कुल जॉर्ज सोरस अब ट्रंप के साथ, ट्रंप को पूरा बैक जो है फाइनेंशियली, ये ज़हन में रखें कि जॉर्ज सोरस जो है वो इलॉन मस्क कितने अमीर है और जॉर्ज सोरस कितना अमीर है, ये बड़ा एक डिस्प्यूटेबल मामला है। वो लोग कहते हैं कि जॉर्ज सोरस की जो वेल्थ है वो बहुत छुपी हुई है दुनिया में, तो शायद इलॉन मस्क जाहिर करते हैं। तो एनीवे, अब जॉर्ज सोरस इसमें आ गए। अच्छा, अब इसमें यह है कि, अच्छा मैं वॉशिंगटन पोस्ट यहाँ कोट करूँ, कुछ देर पहले जब डिबेट हो रही थी, अगर 13 स्लाइड को भी हम कोट कर दें तो वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था कि वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी अंडर वे है। ये ट्रंप और कैमला हैरिस को अंदाज़ा नहीं, जब ये ट्रंप के जीतने से कुछ दिन पहले ये बात हुई थी, तो वर्ल्ड वॉर 3 का एनीवे डिस्कशन हो रहा है। अल्लाह ना करे कि ये जंग छिड़े और इसको वाकई वर्ल्ड वॉर 3 बन जाए, लेकिन ये डिस्कस हो रहा है, और ये बात जो है ये तमाम डांडे जो है आपस में मिल रहे हैं। अच्छा, अब वहाँ पर यूक्रेन फंस गया है, यानी यूक्रेन के, क्योंकि रशिया की जो नई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो ये है कि किसी भी मुल्क ने अगर हमारे ऊपर कन्वेंशनल वेपन, यानी कि आम हथियारों से हमला किया, लेकिन वो हथियार किसी ऐसे मुल्क ने दिए
जो कि एटमी कुव्वत हुआ तो हम उस हमले को भी एटमी हमला समझेंगे और हम जवाब में एटमी हथियार यूज करेंगे। ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में चेंज आया है। अब यूक्रेन ने जो अटैक्स किए हैं वो अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन तो नहीं दिए थे, अमेरिका ने दिए थे दूसरे वेपन्स, ठीक है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, और बरतानिया ने भी कन्वेंशनल वेपन्स दिए थे, लेकिन दोनों मुल्कों ने वेपन्स दिए, यूक्रेन ने इस्तेमाल कर लिए। अब जो रशिया है उसका कहना यह है कि अगर किसी ऐसे मुल्क के, बरतानिया भी न्यूक्लियर पावर है और अमेरिका भी न्यूक्लियर पावर है, अगर कोई न्यूक्लियर पावर किसी मुल्क को वेपन्स देती है और वो वेपन्स हमारे खिलाफ इस्तेमाल होते हैं तो हम उसको न्यूक्लियर अटैक समझेंगे उन मुल्कों की जानिब से। यानी अब पुतिन ये कह रहे हैं कि हमारा जो जवाब होगा वो न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की सूरत होगा। अच्छा, अब न्यूक्लियर वेपन्स का मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ी एटमी जंग छिड़ जाए, और लेकिन वो जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है कि छोटा सा वेपन उठ के एक इलाके में गया और उस इलाके में जो है वो उसने तापकारी फैला दी और वहां पे ये नहीं, ये लेकिन न्यूक्लियर का इस्तेमाल होना और न्यूक्लियर का डॉक्ट्रिन का चेंज होना, और ये पुतिन बात कर चुके हैं और उसके बाद ये अटैक हुआ है और बाइडेन ने उनको कह दिया आगे। जी, अब वक्फा लें मेरे ख्याल से, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू दोबारा यहीं से आगे बढ़ाएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा इस पर भी हमें बात करनी है कि IMF के जो सख्त शराइत हैं उसके नतीजे में जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो तकरीबन रुकने के करीब आ चुका है, तो क्या लगता है आपको इसके भी क्या असरात मरतब हो सकते हैं? हर चीज़ रुकी हुई है जी, हर चीज़ रुकी हुई है, और ख़ास तौर पे ये जो मईशत के हवाले से ये तमाम सियासी अदम इस्तेकाम जो है मुल्क में, जो कि 2-3 क्राइसिस एक साथ हैं, पॉली क्राइसिस है, इसमें एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, डेडलॉक है मुकम्मल तौर पे, एक डिसफंक्शनल हो गया है, बहुत सा सिस्टम जो है वो डिसफंक्शनल है, वो काम नहीं कर पा रहा अपना, और उसके साथ ही जो है वो जाहिर है कि जब कारोबार नहीं चलेगा, जब टैक्स नहीं जमा होंगे, जब दुकानें नहीं खुलेंगी, जब लोग बाज़ारों को अपना कोई काम धंधा नहीं करेंगे, तो उसके नतीजे में जो है वो, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर टैक्सेस कैसे देंगे लोग, तो एक मईशत के ऊपर उसका बराह रास्त असर पड़ा, और अनसर्टिनिटी, और सबसे बड़ा जो इशू इस वक्त साथ है वो दहशत गर्दी और सोशल अनरेस्ट है कि लोगों में बेचैनी है, स्कूल खाली, इंटरनेट ना बंद हो जाए, जो अनसर्टिनिटी है ना, मतलब है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो जाए, पता नहीं क्या होगा, फिर हार्डकोर सिक्योरिटी। अगर आप पिछले चंद दिनों में देखें तो सिक्योरिटी फोर्सेस के शोधा देखें आप, और जो सिविलियन जो पाराचनार में हुआ है, जो शहीद हुए हैं लोग, तो ये एक बड़ी तादाद में ये दहशतगर्द, प्रॉपर दहशतगर्द जो हैं, यानी प्रॉपर से मुराद ये कि ये नहीं कि कोई खाली कोई छुप के वर्ड है, सामने आके बिल्कुल वो जनाब गोलियां मारते हैं और शहीद करते हैं और निकल जाते हैं, और ज़ाहिर है उनके ख़िलाफ़ लड़ाई भी हो रही है, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी शहीद हो रही हैं, लेकिन उसमें इशू ये है कि ये एक पूरा एक टर्मोइल है मुल्क के अंदर, केओस है। अच्छा, मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे, जो मैं पहले बात कर रहा था कि फ्रंट्स नहीं ख़त्म हो रहे, मिसाल के तौर पर हूतीज़ ने आज ये क्लेम किया दोबारा कि उन्होंने इसराइल के ऊपर एक हाइपरसोनिक मिसाइल फायर की है। अच्छा, अब्दुल मालिक हूती जो हैं वो, उनकी तरफ से ये क्लेम हुआ है इसराइल के अंदर, जो वहाँ पे ज़राए वो कह रहे हैं कि वो किसी जगह उसकी डेब्री गिरी है जाके, और वो फिर वो डोम्स वगैरह सारे उनके नाकाम हो गए। हूती जो है वो एक बड़ी पावर बन के इमर्ज हो रहे हैं सामने। यानी इस मरहले पे जब लेबनान जो है वो मुझे नहीं पता कि माउस ह्यूस्टन इसराइल में या क्या वहाँ पर लेबनान इंडिपेंडेंट ऑफ हिजबुल्लाह, तमाम तर वहाँ पर जो बैरूत पे बहुत बमबारी हुई है, आज बहुत बॉम्बिंग हुई है बैरूत पे भी और गज़ा पे भी, दोबारा बहुत शहीद हुए हैं लोग। अब ये बात मैं पहले भी कह रहा था कि ये फैल के लेबनान तो चला गया है, लेकिन जो नया उनके नए जो यहाँ पे मंदूब आ रहे हैं, जिनका कल जिक्र हुआ था इस नशिश में, कि जो कहते हैं कि जी फ़लस्तीन का तो इलाका है ही नहीं, ये तो सारा वो इलाका है जो कि इसराइल का इलाका है, तो अगर फ़लस्तीन का इलाका ये नहीं है तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा जो प्रेशर आएगा, फौरी प्रेशर, वो जॉर्डन पे आएगा, क्योंकि दरियाए उर्दन के एक तरफ का जो किनारा है वो मगरबी किनारा कहलाता है, और जो मशरकी किनारा है वो तो
वो तो जॉर्डन है, ठीक है ना, मशरिकी किनारा किनारा जॉर्डन है, एक दरिया है, दरिया उर्दन, उसका मगरबी किनारा जो है वो मगरबी वेस्ट बैंक कहलाता है जहाँ पे फ़लस्तीनी आबाद हैं, और उसका जो मशरिकी किनारा है वो उर्दन है। तो अगर ये जो तमाम का तमाम अगर वो मानते ही नहीं है कि ये फ़लस्तीनी इलाके हैं सारे और ये इसराइल का हिस्सा, यानी इसका मतलब है कि ग्रेटर इसराइल का प्लान है। अब ग्रेटर इसराइल का अगर प्लान है तो फिर तो उसमें सऊदी अरेबिया से लेके और जॉर्डन से लेके और उसमें जो है वो सीरिया और बाकी मुल्क, बेशुमार मुल्कों का जिक्र आता है। तो फिर ये आगे की क्या प्लानिंग है ये भी बिल्कुल वाज़ेह नहीं है। लेकिन जो असल यहाँ पे एक और इशू उससे बिल्कुल हटके, उस जगह से हटके, वो हूतीस का है। सबसे ज़्यादा अगर हूतीस के पास जो टेक्नोलॉजी है और हूतीस के पास देखे ना, इतने सारे तो जहाज़ उन्होंने डुबो दिए, हूतीस का जो फुटप्रिंट है वो बाब मंदलब तक, ठीक है ना, वो जो एक बीच में एक तरफ यमन और उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन आप देखें, एक तरफ यमन है, सऊदी अरेबिया है, और इस तरफ जबूती है जहाँ बेशुमार मुल्कों की जो है वो बेसिस मौजूद हैं। चाइना भी वहाँ मौजूद है, अमेरिका भी मौजूद है, फ्रांस भी मौजूद है, वहाँ बहुत सारे मुल्क जबूती पे वो पहले ही बैठे हुए थे। और इस तरफ जबूती के अब जितने मुल्क वहाँ बैठे हैं, मुझे ये बताएं, जितने यानी इतनी इतनी बेसिस हैं वहाँ पे। अगर हम जबूती में देखें, जबूती क्या, उससे ऊपर हम कोई एरिटेरिया में बेस ले रहा है, कोई नीचे सोमाली लैंड में बेस ढूंढ रहा है, कोई ये पूरा जो इसका जो यानी एक तो पूरा अफ्रीका, लेकिन स्पेसिफिकली जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वहाँ तो बेसिस हैं। लेकिन वो बेसिस बनी किस लिए है, ये एक अजीब सी बात है। किस लिए बनी है वो बेसिस? यानी अगर वो बेसिस शिपिंग लेन्स को भी खोलने में नाकाम हो गई हैं तो वहाँ पर वो बेसिस फौजी अड्डे हैं, वो कोई अमन फौज नहीं बैठी यूनाइटेड नेशंस की। तो अब सवाल ये है कि इतनी जबूती में इतने सारे, जापान भी मौजूद है, अमेरिका मौजूद है, फ्रांस, अच्छा उसके बाद अरब ममालिक भी हैं, टर्किश की, तो अगर ये सारे वहाँ पर नहीं बाब मंदलब को नहीं, इनके मैंडेट में ही नहीं है। अच्छा, मैंडेट में इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें से कोई भी अगर वो हुती से लड़ेगा तो वो प्रॉपरली, फिर इसका मतलब है कि गज़ा के अंदर जो जंग है और इसराइल के जो मामला चल रहे हैं फ़लस्तीन के साथ, उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वो हुतीस को नहीं टच करे। लेकिन आप ये देखें ना कि वो पूरा एक अलायंस बना, बहुत सारी अमेरिका ने कहा कि उसमें 21-22 मुल्क होंगे, वो अलायंस बना, इस्लामी फ़ौजें नहीं थी, अमेरिका ने बनाया था, हुतीस के अगेंस्ट उसमें कोई मुल्क नहीं गया। तो हूतीज़ का मुकम्मल कंट्रोल है, शिपिंग लेन्स बंद हैं, उसी तरह से वहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि जी यहाँ से कोई जहाज़ ना गुजरे। और उनका कैसे, अब अगर यमन पे स्ट्राइक्स हुई हैं इतनी सारी, और ये हुआ कि यमन का सारा असला ख़त्म हो गया, ये भी ऐलान किया अमेरिका ने, लेकिन वो असला तो मौजूद है, अगर वो अभी भी स्ट्राइक्स कर रहे हैं, तो इस यमन को कैसे संभालना है। और दूसरी बात, इस दौरान एक बात जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। दो बात, एक बात तो ये है कि ईरान और अरब ममालिक के ताल्लुकात ख़राब ना हो, और चाइना उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है और रशिया भी कर रहा है, कि ट्रंप 2.0 के आने से पहले जो है वो ये मुल्कों के आपस में लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि एक सिविल वॉर की कोशिश हो रही थी, अब नहीं है, अब उसमें काफ़ी हद तक कमी आ गई है। वो लेबनान में दोबारा आपस में शिया सुन्नी और जो वहाँ पे क्रिश्चियंस हैं उनके दरमियान एक लड़ाई की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब वो उसके इम्कानात कम हैं, और अल्लाह करे ऐसा कहीं भी ना हो दुनिया में, और ख़ुद यहाँ पे ख़ित्ता सारा ठीक हो जाए। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि हूतीस को, चूँकि एक अमेरिका को इस बात का इदराक है कि हूतीस को मदद आ रही है रशिया और चाइना की, और उनके जो फ्लैग्स लगे होते हैं वो वहाँ से क्रॉस करके चले जाते हैं, उनके जो शिप्स हैं। तो अब सब, अच्छा एक तो ये इशू हो गया। दूसरा इशू जो मैंने कल बात की थी, और वो दोबारा आज भी मुख्तलिफ, आप अगर चैनल्स देखें जो अमेरिका के चैनल्स हैं या वेस्टर्न चैनल, तो वहाँ ये बात डिस्कस हो रही है कि चाइना के साथ एक इंडिया और चाइना के ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए पिछले दिनों में। बहुत बेहतर से मुराद ये कि 2020 से जो टेंशन थी, तो ये शख्सियत जब बैठेंगी आके तो ये वहाँ पर क्या बात करेंगी, इंडो पैसिफिक, देखें प्रो इंडिया भी हैं और चाइना हॉक्स भी हैं, तो क्या करेंगे। ये कल भी मैंने डिस्कस की थी बात, मैं इसको आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद बात करेंगे कि वेस्ट का जो मगरबी मुल्कों का जो प्रेशर आएगा, देखें यूरोप का प्रेशर आएगा, ये प्रेशर इकट्ठा कैसे होगा। यूरोप का प्रेशर आएगा प्यूटिन के हवाले से। अगर प्यूटिन वहाँ पे अटैक्स अपने बढ़ाते हैं, और शायद वो ना बढ़ाएं, क्योंकि बहुत से मुल्कों के साथ, बहुत से मुल्कों ने अपना मामला ठीक करना शुरू कर दिया है, उनको अंदाज़ा है 2.0
ट्रम्प के आने से पहले पहले और नेटो का क्या फ्यूचर है, तो जैसे जर्मन चांसलर की बात हुई, जैसे मैक्रोन थोड़ा सा पहले तो वो जाहिर है कि प्यूटिन से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, हो सकता है दोबारा वो रिवाइव करें, उन्होंने तो नेटो को ब्रेन डेड कह दिया था ट्रम्प दौर में। तो हो सकता है यूरोप के कई मुल्क अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करें, जैसे कि हंगरी ने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश किए थे। फिर ये जो नेतन्याहू के वारंट निकले हुए हैं उस पर नीदरलैंड ने कहा है गिरफ्तार कर लेंगे, जर्मनी ने कहा है कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। जर्मनी और इसराइल का एक पुराना रिश्ता है, दूसरी जंग अजीम के हवाले से वहाँ जो कुछ हुआ था उन्होंने कहा नहीं करेंगे, कुछ मुल्क कर लेंगे, कुछ कहे तो वो एक टर्मोइल है सारा। लेकिन इशू ये है इसमें कि ये जो दिन है, आने वाले दिन, इसमें हर मुल्क अपने अंदरूनी इंतशार खलफिशार को ठीक कर रहा है। जहाँ पर ये इलेक्शंस में भी गड़बड़ हुई, मिसाल के तौर पे जर्मनी में या फ्रांस में या बाकी मुल्कों में, तो उन्होंने फिर संभाल लिया अपने वो क्राइसिस को, अंदरूनी क्राइसिस को संभाल रहे हैं कि इंतशार ना फैले मुल्क में मतलब दहशतगर्दी ना शुरू हो जाए, इंतशार ना फैले, बॉर्डर्स कंट्रोल हो, सोशल अनरेस्ट कम हो। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती इतने हालात ख़राब हैं पूरे ख़ित्ते पूरी दुनिया के। पाकिस्तान में जो है ये बड़ी बदकिस्मती हमारी कि हम इसको जो है ना वो यानी मैं इसको ब्लैक स्वान नहीं कहूँगा, मैं इसको ग्रे रेनो कहूँगा कि वो देख रहे हैं आते हुए कि जी सामने से चीज़ें, ब्लैक स्वान में तो होता है ना अचानक कोई वाक़या होता है और बाद में हम सोचते हैं कि अच्छा ये वाक़या तो पहले से इसको तरतीब दिया गया था, तो ये वो ब्लैक स्वान होता है। लेकिन जो ग्रे रेनो है वो तो ये होता है कि आप सामने आपके आ रहा होता है वाक़या और आप उसको नहीं रोक नहीं पाते या सख्त नहीं होती कि रोकें। अभी एक्सकलेशन हो रही है, लेकिन सिचुएशन एक ऐसी बन गई है मुल्क में कि जिसमें उसको अगर रोकते हैं तो इशू है, नहीं रोकते तो इशू है। दोनों या तीनों या चारों या पांचों या जितने भी फरीक हैं इसमें, वो एक ऐसी जगह पे खड़े हैं कि जो मुल्क को अब आगे लेके इससे निकलना है, ठीक है ना, सिक्योरिटी क्राइसिस, ये सोशल अनरेस्ट, ये इकॉनमी, हमें नहीं पता कि आईएमएफ के साथ क्या बात हुई है, वो भाई उनको पैसे देंगे, इकट्ठा होगा पैसा, लोगों का कारोबार चलेगा तो उनकी शराइत पूरी होंगी, तो मुल्क स्टैंड स्टिल पे। फिर उसके बाद ये है कि दहशतगर्दी के वाक़यात। लेकिन अब इसमें से कैसे हमने निकलना है, ये मेरे ख्याल से 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटों में, या ये है कि उसके बाद भी तो कुछ होगा। मतलब तसादुम अगर नहीं होता और बातचीत का, मेरी तो दुआ है कि कुछ ऐसा हो मामला कि आपस में कम से कम बातचीत कहीं से शुरू हो और उसके नतीजे में कम से कम कुछ जानी माली नुकसान ना हो, और ये जो तलखी है ये बढ़ के फैल ना जाए, दहशतगर्दी का कोई वाक़या ना हो जाए, जो कि हो रहे हैं ऑलरेडी हो रहे हैं। यानी ये सारा कुछ दहशतगर्दी के दरमियान हो रहा है, सारा मैसिव दहशतगर्दी, जहां पे एक सोग होना चाहिए पूरे मुल्क में। तो वहां पर जो है वो अब तदफीन भी हो रही है शोहदा की, जो है वो एहतजाज भी हो रहा है, कंटेनर्स भी लग रहे हैं, जो है वो मतलब मुल्क सारा रुका हुआ है, परेशान है लोग, इंटरनेट बंद होगा, मोबाइल बंद होगा। एक लम्हे को ज़रा तसव्वुर करें कि यहाँ मैं जिस शहर में बैठा हूँ, चारों तरफ सारी सड़कें बंद हैं, हमारे टीम मेंबर्स भी नहीं पहुँच पाए आज स्टूडियोज़, हमारे स्टाफ के लोग भी नहीं पहुँच पाए, और पिंडी, और आप तसव्वुर करें कि एक सड़क पे जाते हैं, कंटेनर कहते हैं इधर मुड़ जाएं, इधर जाते हैं उधर कहते हैं ये भी बंद है, ये भी बंद है, और ये सेकंड्स की, अल्लाह ना करे किसी को फौरी तौर पे अस्पताल पहुंचना हो, फौरी तौर पे कोई गिर जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई दिल का किसी को अटैक हो, जो ब्रेन स्ट्रोक हो, कोई इशू हो, सेकंड्स होते हैं, सेकंड से भी कम, कि इतनी जल्दी इसको कोई ब्लीडिंग हो रही हो, कुछ हो रहा हो कि जल्दी इसको यार एमरजेंसी में, एक्सीडेंट एमरजेंसी में पहुंचाओ, हॉस्पिटल पहुंचाओ। यहाँ ये सूरत हाल है कि जी वो डॉक्टर्स भी हॉस्पिटल्स तक जो है वो नहीं पहुंच पाए। कई डॉक्टर्स जो ने दूसरे शहरों से, रावलपिंडी से, बाकी जगहों से वो आते थे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में। तो अब अगर कोई लेके जा रहा हो अपने किसी प्यारे को अस्पताल हंगामी हालात में, तो वो पहले इस सड़क पे जाएगा, फिर इधर से जाएगा, फिर उधर से वापस उसे किया जाएगा, फिर एम्बुलेंसेज भी, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि ये इतना इस कदर गलत हम लोग कर रहे हैं अपने साथ इस वक्त बतौर एक शहरी, कि उसमें हमें कोई इस बात, मतलब जाहिर है कि यानी अब सारे ही मामलात एक ऐसी तरफ जा रहे हैं बदकिस्मती के साथ। मेरी दुआ है कि तसादुम इसमें ना हो और माहौल में जो तलखी आ गई है वो रुके, क्योंकि लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना सबकी जिम्मेदारी है, रियासत की भी है, तो रियासत
लोग ही हैं ना इस मुल्क में रहने वाले। तो सबका एक काम ये है कि इसको किसी तरह से तसादुम से बचाएं, लेकिन तसादुम की तरफ हम बढ़ते हुए अब तक नज़र आ रहे हैं। और एक शायद किसी वक्त इंटरनेट भी बंद हो जाए, शायद किसी वक्त मतलब ये ज़राए के हवाले से ख़बरें शायद हो जाए, शायद हो गया है, कई इलाकों में डाउन हो रहा है। तो अगर राब्ते ही लोगों के ख़त्म हो जाएं एक दूसरे के साथ, तो मुझे बताएं कि फिर कैसे चलेंगे मामला। जी एग्जैक्टली, बतौर गुड सिटीज़न हमें एक मुस्बत किरदार अदा करने की बहुत ज़रूरत है। नाज़रीन, फिल वक्त इतना ही, अभी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों बिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।